जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है प्रैक्टिस की। तो देखते हैं आज इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे न्यू पैटर्न पे, न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी क्लास किया करिए, थोड़ी सी क्लास करके आप लोग निकल जाते हैं। तो देखिए, सीरियस रहिए थोड़ा सा। इस बार जो वैकेंसी आई हैं, हर बार ये वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, आप लोग देख रहे हो। और ज़रूरी नहीं इस बार आई हैं तो पता नहीं कब आएंगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी, कब आएंगी कोई अभी कुछ गारंटी नहीं है, आप लोगों को सब पता ही है। तो कोशिश करिए कि इसी बार आप लोग हो जाएं। और जितना आप लोगों को पता है, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोग कर लीजिए। विदाउट एनी कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर क्या बताएं अब आप लोगों को, खुद यानी कि टीचर बनने जा रहे हैं लेकिन टीचर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं है आप लोगों के अंदर। खुद जब इस तरह कर रहे हो तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे बताओ। खुद जब इस तरह कर रहे हो, पहले खुद को सुधार लो यार, फिर बच्चों को पढ़ाओगे ना। तो पहले खुद को सुधारो, तब टीचर बन पाओगे, तब बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि सारी क्लासेज यहाँ पे निःशुल्क हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। और धीरे धीरे करके मेरी सीडीपी की क्लासेस मैंने काफ़ी दे रखी हैं, तो आप लोग वो कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्लासेस आपकी आती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, सत्य है ऐसा नहीं बताना है कि सत्य नहीं है। देखिए, मैंने हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आता है लेकिन हम लोग सही से पढ़ते नहीं, इसलिए गलत कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है हमको। तो ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, तो दैट्स राइट, ये तो सही है। लेकिन ये पूछ रहा है सही नहीं है जो। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और जो डी है वो कह रहा है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं वाला पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, राइट जो नहीं है उसको पूछ रहा है वो। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी क्लास तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। करें डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके, तो ये बताना है हमको। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या फिर यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या फिर यह समय बताने का एक सुखद तरीका है, या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। किसके अलावा, किसके अलावा ये पूछ रहे अलावा, ठीक है ना। तो किसके अलावा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका कह रहा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नहीं भैया, समय बिताने के लिए खेल नहीं खेला जाता है, ठीक है ना। क्या समय बिताने के लिए खेल नहीं खेला जाता है, ठीक है। तो और वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अलावा पूछ रहा था, अलावा, तो इसी के अलावा खेल में बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का सही क्रम कौन सा है ये बताना है आपको। तो ये तो सभी लोगों को प्लस है पता होगा, और मैंने अपनी क्लास में करवाया भी है ये सब, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरी क्लासेस सीडीपी की यानी कि पेडागोजिस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग जाके पहले चैनल पे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 8-9 क्लासेस हैं, उन सभी को देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी रहेगी प्रैक्टिस करने में। तो वो सब मैंने वहाँ करवा दिया है।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था होती है ना, सबसे पहले शिशु होता है ना। अच्छा, उससे पहले भी एक अवस्था होती है, कुछ लोगों को क्या लभी को सभी को पता होगा, कुछ लोगों को सभी को पता होगा। जैसे कि जब बच्चा पेट में होता है, जिसको कहते हैं गर्भावस्था, ठीक है, जिसको गर्भावस्था कहते हैं, या फिर उसको भ्रूणावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था भी कहते हैं, या फिर गर्भावस्था भी कहते हैं, जो कि 0 से क्या होती है, 9 मंथ होती है, ठीक है ना। तो ये गर्भावस्था होती है। तो लेकिन जो शैशवावस्था है ये इसके बाद आती है, गर्भावस्था के बाद, ठीक है ना। तो एक तरह से सबसे पहले कौन सी हो गई? सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं गर्भावस्था, ठीक है। उसके बाद फिर ये शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद फिर आती है बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद फिर आती है किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। और उसके बाद आती है फिर प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। लिख लीजिए आप लोग, मैंने कई बार बताया आप लोगों से कि जब मैं पढ़ाया करूं या मेरी प्रैक्टिस क्लास आती है तो आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करिए, ठीक है। तो कुछ नोट्स जो मैं एक्स्ट्रा में बोलता हूं उनको आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग उसको पढ़ के जा सकें, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के बाद आती है फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो कुल जो अवस्थाएं आप लोगों को पढ़ने को मिलती हैं वो इतनी पड़ती हैं। कितनी? इतनी, 1 2 3 4, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। 6 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था, है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। तो देखिए, जो जितनी भी अवस्थाएं मैंने बताई आपको, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कौन सी हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है, ठीक है ना। लेकिन सारी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते थोड़ा सा इस पर हम लोग, बात थोड़ा ये कर लेते हैं। गर्भावस्था मैंने बोला 0 से 9 मंथ, 9 मंथ, ठीक है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में होता है बच्चा जब जन्म से, जब जिस दिन बच्चा पैदा होता है, मान लो जन्म से 6 वर्ष तक, इसको शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। और उसके बाद फिर किशोरावस्था में क्या होता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ावस्था में क्या? 18 से 40 वर्ष तक, ठीक है। जब बच्चा 18 से 40 वर्ष के बीच में होता है तो उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है। और वृद्धावस्था जब 40 वर्ष से ऊपर हो जाता है कोई, 40 वर्ष से लेके उसके बाद की जो भी अवस्था होती है वो वृद्धावस्था में गिनती की जाती है। यानी कि समझ रहे हो, जो 40 वर्ष का हो गया है वो बुढ़ा हो गया है, समझ गए। तो बुढ़ा कैसे होता है समझ सकते हो आप लोग। जब जो NCERT ने बताया वो यही बताया है कि जो 40 वर्ष से चालू हो जाती है हमारी वृद्धावस्था, ठीक है। अब 50 साल की 45 साल की या 40 साल की महिला को ज़रा बोल के देखो, दादी बोलो ज़रा, क्या होगा फिर हाल पता चलेगा। आंटी तो बोलने नहीं देती, है ना, ठीक है ना। तो महिलाएं ज़्यादा चिढ़ती हैं, खैर इस बात के लिए कि वो हमेशा जवान रहना चाहती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारी अवस्थाएं। तो अब आप लोगों को इसका आंसर भी पता चल गया होगा। तो देख लीजिए आंसर इसका कौन सा होगा। कौन सा होगा आंसर? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? भाई, लड़के को लड़की की तरफ आकर्षण किस उम्र में हो जाता है, किस अवस्था में होता है? या लड़की को लड़के की ओर आकर्षण किस अवस्था में होता है? कह रहा विपरीत लिंग, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये आप लोग सब लोग करते होंगे ऐसा, और सभी ने किया होगा, ठीक है। एक एज आई होगी, तो वो जो एज थी उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी अवस्था होती है। अवस्था अभी मैंने बता दी, हर अवस्था की एज क्या होती है वो मैंने अभी जस्ट बताया है। तो अब आप लोग बताइए
कौन सी एज होती है वो? तो वो एज होती है आपकी किशोरावस्था वाली। कौन सी? किशोरावस्था वाली, जिसमें बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। तब लड़के या लड़कियों को एक दूसरे के विपरीत क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो यही विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है। ठीक है ना। तो जो जब बच्चा किशोरावस्था में, वैसे तो किशोरावस्था में ज़्यादातर होता है, लेकिन अब क्या कहें, अब आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग भी ऐसा करते हैं। तो लेकिन खैर, जो एनसीईआरटी बता रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमें तो यही बताना है। आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन ये है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन जो ए है वो कह रहा है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, या फिर अपने साथियों में समायोजन करना, या अपने माता पिता में से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट होगा। किशोरावस्था मैंने अभी बताया, किशोरावस्था जब बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है, तब उसके शारीरिक और मानसिक काफ़ी चीज़ें परिवर्तन होती हैं उसमें। तो आप लोगों को पता होगा ये सारी बातें। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, उनके शारीरिक और मानसिक चीज़ों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है ना, बच्चे में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। क्या? यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? बताइए भाई, पीयूष ग्रंथि का, या उपवृक्क ग्रंथि का, या गल ग्रंथि का, या उपगल ग्रंथि का? देखिए, यौन जो परिपक्वता होती है सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है ना, तो इसमें किस क्या महत्वपूर्ण होता है, कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण होती है, ये बताना है आपको। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग। तो इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। क्या होता है? संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और यौन परिपक्वता पीयूष ग्रंथि की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेड चार्जेस, निःशुल्क क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे KVS PRT की। ठीक है, तो क्लास को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो आने लगी हैं, कुछ आने के लिए बाकी हैं अभी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी अपडेट्स जो हैं आपको मिलती हैं, और सारी जो PDF होती हैं वो वहीं पे आपको मिलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके, डैश को परिपक्वता कहा जाता है। तो किसको परिपक्वता कहा जाता है ये बताना है आपको, यानी कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए, पारिवारिक हस्तक्षेप बिल्कुल गलत, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, या प्राकृतिक जैविक विकास, या पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, जी बिल्कुल ये भी नहीं हो। केवल सांस्कृतिक प्रभावों के कारण थोड़ी ना परिवर्तन होता है, उसी को केवल सांस्कृतिक प्रभावों के कारण जो परिवर्तन होगा उसी को मैच्योरिटी नहीं कह सकते हैं ना। ये पारिवारिक हस्तक्षेप तो ये भी तो गलत ही है। तो प्राकृतिक जैविक विकास जो होता है उसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। प्राकृतिक जैविक विकास जो होता है उसे ही हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल
बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या फिर परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या फिर यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बताइए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए नहीं है बताना है, ठीक है ना। तो नहीं है तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो है देखते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये तो है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी है, ये तो सही है। नहीं है पूछ रहे हैं। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये डाउटफुल है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब यही है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। यही पूछ रहा था नहीं वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। करा विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक, देखिए विकास का चैप्टर मैंने अपनी CDP क्लासेस में पूरा करवा दिया। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में विकास वाली जो मेरी क्लासेस हैं सारी CDP की यानी कि पेडागॉजीज की, वो सब देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत आसानी है, बहुत आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और बहुत ही आप लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहले वो सारी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। तो कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। क्या करती है? अनुगमन करती है। तो क्या अनुगमन करती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एड़ी से चोटी या अव्यवस्थित या प्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है, क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। बच्चे के विकास कार्य की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? विशिष्ट कार्य जो है सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। और फिर कह रहा है सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे से निर्भर नहीं हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा आपका, क्योंकि विशिष्ट कार्य जो है सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान। जब बच्चे का विकास हो रहा था तो बच्चा विशिष्ट कार्य पहले करता है, सामान्य कार्य पहले करता है, विशिष्ट कार्य बाद में करता है, ठीक है। पहले जो बच्चा क्या करता है, पहले जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको निपटा लेता है, उसके बाद फिर जो उस तरह के काम होते हैं थोड़े विशिष्ट होते हैं उनको बाद में करता है। इसलिए विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद होते हैं, ये किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? फिर कह रहा है नहीं है। यार इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तन करने से, या वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। देखो ये तो है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, ठीक है, ये तो संबंधित है। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से, ये भी सही है। आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने से, ये भी सही है। तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, ये आपको बताना है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। देखिए, सहायता परक व्यवहार, यह प्राथमिक लक्ष्य, मूल वृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कह रहा सामाजिक मूल्य कौन सा है, सामाजिक होना चाहिए। प्राथमिक लक्ष्य, ये भी नहीं है। मूल प्रवृत्ति, ये भी नहीं। सहायता परक व्यवहार, तो समाज में अगर रहना है तो क्या समाज में क्या होना चाहिए, सहायता परक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। कैसा व्यवहार करना चाहिए, सहायता परक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो किसमें भाई, किसमें सहायता करती है, देख लेते हैं हम लोग। बताइए, दुश्चिंता या सामाजिकरण या मूल द्वंद्व या आक्रामकता। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, किसमें, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या होता है, में भी सहायता करती है। तो देखिए, सामूहिक गतिविधियों में अगर बच्चों को समूह बनाकर पढ़ाया जाए तो देखिए उसमें सीखने की गतिविधियों में तो सहायता मिलती ही है, उसके अलावा और भी कई चीज़ों में सहायता मिलती है। तो उसके अलावा और किन चीज़ों में सहायता मिलती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किस में मिलती है, सामाजिकरण में मिलती है। किस में मिलती है, सामाजिकरण में मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है। विलक्षणता, फिर देखो यहाँ पे कह रहा है विलक्षणता नहीं है। विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी यानी ऑथोरिटेरियन है। क्या है, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन है यानी अधिनायकवादी हैं, अधिनायकवादी हैं। तो भैया क्या है, देख लेते हैं हम लोग। अमित्र, एकांत प्रिय, स्वतंत्र या अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों की विलक्षणता नहीं है। कह रहा नहीं है, पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो कौन सा है, अमित्र या एकांतवादी या अंतर्मुखी। नहीं भाई, स्वतंत्र नहीं है। क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जिनके माता पिता क्या है, अधिनायकवादी हैं, उनके बच्चे क्या हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं या सजीवात्मक चिंतन। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए इंद्रियगामक, ठीक है, इंद्रियगामक ये तो है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को मेरी क्लास में, ठीक है। जब मैंने CDP की में जब क्लासेस करवा रहा था आपको, तो वहाँ पे मैंने पियाजे की एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास दी थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, और प्लस जो मैंने मेरी और भी सारी क्लासेस चली थी उनमें भी एक दिन मैंने पियाजे बताया था, और पियाजे की एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास है जो अलग से ही क्लास उनकी बनी हुई है, उसमें भी मैंने बताई थी इनकी ये, ठीक है। 4 चरणों के बारे में बताया था मैंने संज्ञानात्मक विकास के। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, जिन लोगों ने CDP की क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं वो लोग पहले जाके देख लें। देखिए 70 से 80% तो वो क्लास ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए, लेकिन जो बचा कुचा है वो मैं आगे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, आपकी क्लासेस वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इंद्रियगामक तो ये तो सम्मिलित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी सम्मिलित है, अमूर्त संक्रियात्मक ये भी सम्मिलित है, और एक होता है मूर्त संक्रियात्मक। क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक।
तो लेकिन वो जो कि नहीं दिया है, इसमें दिया है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, तो ये ही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो देख लेते हैं 58 का कौन सा हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो किस अवस्था में करने लगता है, जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15 वर्ष के बीच में। जब बच्चा 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है तब क्या करता है बच्चा। देखिए आप मैंने बताया वहाँ पे, मैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब मैंने पियाजे की पूरी एक क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसे ही हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व की किसकी वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो किस चरण के अनुसार करता है। देखिए पियाजे की मैंने पूरी एक क्लास दे रखी है। देखिए सारे क्वेश्चन अभी 4-5 क्वेश्चन लगातार आपको पियाजे के ही मिल चुके हैं। मैंने इसीलिए पियाजे की एक पूरी क्लास ही दे रखी है वहाँ पे। तो पियाजे की जो क्लास जो मैंने वहाँ दे रखी है तो उसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, कैसे पढ़ लेना है, ढंग से एक बार उसको देख लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, और आई थिंक मैंने पियाजे की जो PDF है वो भी मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा सीरियस हैं तो पढ़ाई में, अगर इस बार टीचर बनना ही चाहते हैं तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण का पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो बताइए भाई, बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है कब करता है? जब बच्चा संवेदी प्रेरक चरण में होता है, संवेदी प्रेरण चरण में नहीं, संवेदी गामक में, तो तब बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवेदी प्रेरण चरण के अंतिम अवस्था 18 से 24 महीने की होती है। क्या होती है अंतिम अवस्था? क्या होती है? 18 से 24 महीने की होती है, जिसमें शिशु जो है प्रत्यक्ष वस्तु के साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में भी विचार करने लगता है। बच्चा क्या करता है, प्रत्यक्ष वस्तु के साथ साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में भी क्या करने लगता है, संबंध या विचार करने लगता है। ठीक है ना, विचार करने लगता है। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जो है ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास लंबी हो चुकी है तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके आगे कल देखेंगे हम लोग। तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में सारी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, निःशुल्क हैं। ठीक है ना, तो आप लोग सारी इसे आराम से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि उनका भी भला हो कुछ। ठीक है ना, और मन से पढ़ते रहिए। कुछ हम पढ़ाएंगे आपको, कुछ आप अपने मन से पढ़िए, और जितना हम करवाते हैं उसको भी करिए बस। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेंगे आप लोग आराम से। आप लोगों का जो KVS का एग्ज़ाम है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैंने PDF भी डाल दिए हैं कई, और कई क्या मैंने अक्सर मैं डालता ही रहता हूँ वहाँ पे, और भी जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी देता रहता हूँ। ठीक है ना, और मेरे कम्युनिटी पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं अक्सर वहाँ पे डाला करता हूँ, तो उनके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।